नमस्कार दोस्तों, मैथ्स पाठशाला में एक बार फिर से आपका स्वागत है। कल अपन ने एक टॉपिक किया था परसेंटेज का, जिसकी वो तीसरी क्लास थी। अपने बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस अपने लगभग कर लिए हैं परसेंटेज के टॉपिक में। आज अपन में परसेंटेज का ही एक टॉपिक करेंगे, जो और थोड़े से क्वेश्चंस अपने बचे हुए हैं कि किस टाइप से एग्जाम्स में किस अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो करें स्टार्ट नए क्वेश्चन के साथ। अच्छा, कल की क्लास में अपने वो क्वेश्चंस किए थे, दो उम्मीदवार चुनाव में लड़ते हैं, इतने परसेंट इतने परसेंट, जो भी आप क्लास जरूर देखना। उसके बाद में कुछ क्वेश्चंस किए थे अपन ने चीनी के भाव में बढ़ोतरी और खपत में कमी के बेस पे। तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस थे। वो क्वेश्चंस हमेशा हमेशा हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप जरूर कल वाली जो क्लासेज हैं, पहले वाले परसेंटेज के बेस पे जो पहली वाली क्लासेज हैं, बिल्कुल आप उनको देखना। उसके बाद में ये क्लास आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगी। ठीक है दोस्तों, चलो तो अपन नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन वो देखें परसेंटेज के टॉपिक पे। जैसे मान लो कोई एक क्वेश्चन है जिसमें कह रहा है कि जो एक बंदा है, ए जो आदमी है, वो अपने जो मासिक आय है, मतलब मंथली जो उसकी इनकम है, उसके ऊपर 50%, मतलब उसका 50% अपने घर खर्चे पे कर देता है। घर खर्चा हो जाता है उसका 50%। जितने भी पैसे कमाता है उसका 50% घर खर्चे पे है। उसके बाद में कह रहा है कि बचे हुए का 50%, जो बच गया, उस बचे हुए का 50% तो करता है अपने मनोरंजन पे, जो भी है जो भी टाइप है मनोरंजन पे करता है। और कहता है भाई फिर जो 25% है इसका, बचे हुए का 25% जो है, वो कहता है कि परिवहन पे खर्च करता है, मतलब जो भी आने जाने का उसका खर्चा होता है उस पर खर्च करता है। और उसको फिर कहता है कि 10% जो खर्चा है वो अपने खेलों पे करता है। 10% जो खर्चा है खेल पे करता है, खेलों पर, खेलने पे 10% खर्चा करता है। अब कहता है कि इतना खर्चा करने के बाद में उसके पास जो है बचत, उसकी जो है वो 900 रुपये है। 900 रुपये इतना खर्चा करने के बाद में उसकी जो मंथली जो है सेविंग है वो 900 रुपये है। तो अपने को क्वेश्चन में ये पूछा है कि उसकी जो आय है, मंथली जो इनकम है वो है कितनी। ठीक है, आया क्वेश्चन अच्छे से समझ में। अब इसमें देखो कैसे करते हैं एग्जाम्स में, जल्दी कैसे करना है अपने को, इसमें टाइम तो ज्यादा अपने को लगाना ही नहीं है। देखो जल्दी कैसे करोगे आप। जैसे मान लो कि कुछ भी 100 रुपये अपने पास मान लो कि खर्चा है, 100 रुपये उसकी इनकम है, कुछ भी मान लो, 100 रुपये मान लो, कितना भी मान लो, 1000 रुपये मान लो, जो भी है। उसमें से तो ये 50% तो क्या कहता है कि घर खर्च पे कर देता है। ठीक है, घर के खर्चे पे 50% खर्च देता है। बाकी जो 50 रुपये बचे हैं, बाकी जो इसका 50 है, इसमें से ये सारे परसेंट जो है 50%, 25% और 10%, ये कहता है यहाँ 50 कर रहा है, यहाँ 25 कर रहा है, और यहाँ पे 10% खर्च कर रहा है इसका 50 का। ठीक है दोस्तों, ये कर रहा है, ये खेल पे कर रहा है, ये 25% जो है परिवहन पे कर रहा है, और ये जो 50% है वो जो भी है मनोरंजन पे खर्च कर रहा है। ये अपने पास क्वेश्चन बन गया कि जो 100 में से 50% तो उसने खर्च कर दिया। अब जो बाकी के जो 50 बच गए, उनमें से ये 50% खर्च कर रहा है, ये इसका 25% खर्च कर रहा है, इसका 10% खर्च कर रहा है। तो भाई जो 50 का है, वो 50 का टोटल खर्च कितना हो गया, 50 और 25 75 और 10 85। मतलब इन 50 का जो है, ये जो 50 बच गया था, इसका 85% तो उसने खर्च कर दिया है। अब उसका 15% बच गया, ये इसका बचा कितना टोटल 15%। अब देखो दोस्तों 15% के बराबर जो बची थी, मतलब उसका जो मासिक जो बचत है, वो 900 के बराबर दे रखा है अपने को। है समझ में, मतलब जो 15% बच गया, इसके बराबर अपने को क्वेश्चन 900 दे रखा है। तो अपने को निकालना है कि 100% है कितना, उसकी मासिक आय कितनी है। अब भाई इसका 10, इसका 15% है ये, इस 50 का 15%। अगर अपन इस 50 का 100% निकालें, मतलब 50 की वैल्यू है कितनी, यहाँ पे अगर ये वैल्यू आ जाती है, तो उसका डबल फिर वही ये हो जाएगा। नहीं, क्यों, ये भी तो इसका आधा है। अब जो आधा 50 आ गया, इस 50 का 15% है ये। मतलब आप ऐसे कर सकते हो कि 50 का 15%, 15/100 के बराबर 900 दे रखा है भाई। ठीक है, 50 का 15%। अब देखो इसको 50, तो मतलब ये हो गया, जो 50% जो है वो कितना हो गया, 1800/15। ठीक है, मतलब इस 50 की वैल्यू आ गई, 50 का जो 15% है, इस 15% की वैल्यू अपने पास 900 है। तो भाई इसमें ऑटोमेटिकली हम इसमें जो 15% है, अगर इसी का 100% देखें, तो इसका 100% क्या वैल्यू आएगी, 50 वाली वैल्यू आएगी, एग्जैक्टली वो आएगा।
क्योंकि ये 15% के बराबर 900 है, तो 1 के बराबर कितना, ऐसे ना करके ऐसे कर लो आप, ऐसे नहीं समझ रहे। 15% के बराबर अगर 900 है तो 1 के बराबर 900 बटे 15, तो भाई 100 के बराबर कितना होगा, मतलब 6000 वैल्यू आ गई ये वाली। समझे बात को? देखो अगर अपने पास ये दे रखा है कि कोई भी वैल्यू है 100 है, उस 100 का 50% तो उसने खर्च कर दिया, उस पर तो अपने को जाना ही नहीं, तो बाकी का 50% बच गया, मतलब इस 100 का जो 50%, 50 रुपए है, इस 50 में से वो 50% ये खर्च कर रहा है, मतलब इसका 15% बच गया, इसका 15% बच गया, तो ये ऑटोमेटिक में अपने आप में 100% होगा। अपने आप में तो हर एक चीज, हर एक वैल्यू 100% होता है। तो इससे अपने को 15% के बराबर अगर 900 दे रखा था, तो इस 50 की वैल्यू निकाल ली अपन ने। यहाँ ये जो वैल्यू है वो 6000 है, अगर ये 6000 है तो भाई यहाँ भी 6000 है, क्योंकि दोनों 50-50 थे, तो ये भी 6000 है, तो टोटल उसकी सैलरी कितनी होगी भाई, 6000 मिलके 12000 रुपए, सिंपल सी चीज है। ठीक है, ऐसे में देखो इसमें थोड़ा सा ये घुमा के है कि ये आप लोगों के ऐसे कंफ्यूज हो सकता है कि भाई इसमें अपन ने 100% तो निकाल ही लिया, तो ये 100% भाई जो वैल्यू आई है वो इसके बराबर आई होगी, नहीं उसके बराबर नहीं आई है। ये वैल्यू जो है अपने पास जो है, जो बची हुई आई थी, वो इसका 15% थी, इसका 15%, इस 50 का 15% थी। अगर 50 का 15% के बराबर 900 था अपने पास, तो इस 50 की वैल्यू है कितनी, ये अपने आप में 100% है, तो ये 100% 50 वाले की वैल्यू अपन ने निकाली है 6000। अब ये 6000 जो है ये दो भागों में बताता है कि 6000 यहाँ है, 6000 यहाँ है आपस में, तो उसकी पूरी जो सैलरी है वो 12000 के बराबर होगी। ठीक है दोस्तों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि और कैसे कैसे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछते हैं, वो नेक्स्ट आप क्वेश्चन देखना, अलग टाइप का क्वेश्चन होगा। देखो जैसे मान लो आपको ये बोले, एग्जामिनर ये बोले कि एक निर्माता ने भाई किसी विक्रेता को 25% लाभ पर कोई सामान बेचा है, फिर दुकानदार ने 20% लाभ लिया भाई, फिर ग्राहक को 28% लाभ पे बेचा है। मान लो आपको ये बोले कि ये कोई विक्रेता है, कोई विक्रेता है, उसने भाई वो वैल्यू 15% लाभ पे 15% लाभ लेकर किसी को बेच दिया, मतलब 25% लाभ पर दुकानदार को बेच दिया, सॉरी 15% ने 25% लाभ लेकर जो है दुकानदार को बेच दिया। भाई एक विक्रेता था, उसने 25% लाभ लिया और वो एक दुकानदार को बेच दिया 25% लाभ में। फिर कहता है दुकानदार ने उसको जो है, वो अगला जो दुकानदार है उसने भी, दुकानदार ने 20% लाभ में बेच दिया भाई आगे, 20% लाभ में, ये 25% लाभ था, दुकानदार ने भी उस वस्तु को आगे जाके 20% लाभ में बेच दिया। फिर कहता है कि भाई जो ग्राहक था, ग्राहक को 28% लाभ पर बेच दिया। तीसरा आदमी जो था बीच में, दुकानदार जो था, एक आदमी था जिसने अपना सामान 25% लाभ में बेचा दुकानदार को, दुकानदार ने किसी को बेच दिया भाई 20% लाभ को, और तो लास्ट वाला जो है किसी को भी बेचा, ये फुटकर विक्रेता मान लो, यहाँ पे विक्रेता की जगह ये फुटकर विक्रेता है भाई, तीन कड़ियां हैं कहने का मतलब ये है। फुटकर विक्रेता ने 25% लाभ लेकर किसी को बेच दिया, विक्रेता को बेच दिया, इस विक्रेता ने 20% लाभ लेकर दुकानदार को बेच दिया, और दुकानदार ने जो है वो 15% लाभ लिया, 28% सॉरी 28% जो लाभ लेके ग्राहक को बेच दिया, मतलब अल्टीमेटली यहाँ वो ग्राहक को 28% लाभ में बेच दिया है। ठीक है, ये तीन चीजें अपने पास दी हुई हैं। और फिर पूछा क्या है कृष्ण में, अगर ये कह रहा है कि ग्राहक ने अगर 9600 रुपये में उसको खरीदा, मतलब लास्ट वाला जो है 28% लाभ के आगे उसने अगर 9600 रुपये में ये चीज खरीदी है, तो कहता है कि वस्तु का जो है मूल्य कितना था, शुरू में कितना मूल्य था, ये अपने को निकालना है। अब दोस्तों देखो, आपको अगर कोई चीज ये बोल दे, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, आपको अगर एक चीज के लिए एक चीज समझो आप, जैसे मान लो ये बोल दे कि किसी वस्तु को 25% लाभ में बेचा, फिर उसको 20% और लाभ लिया, तो वस्तु कितने रुपए में बिकी। मान लो कि आपको ये बोल दे कि सपोज की कोई वस्तु थी 1000 रुपए, उसका मूल्य था 1000 रुपए का। अब कहता है कि इस 1000 रुपए वाली जो मूल्य वाली चीज को जो है, पहले तो ए ने उसको खरीदा 20, इसने इसको बेच दिया बी को 20% लाभ पर। अब 20% लाभ कैसे निकालोगे आप, जैसे 1000 है तो 1000 का 20% आपको निकालना सिखाया था कि एक बिंदु छोड़ के अगर आप यहाँ दशमलव लगाते हो तो ये जो 100 वैल्यू बची है वो 10% के बराबर होती है। 20% के लिए बराबर इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, मतलब 200 हो जाता है। अब ये होता कैसे है, ये मैथमेटिक्स टर्म में कैसे होता है,
मतलब अगर आपको 20% का लाभ है, 20% का लाभ, उसका मतलब हुआ कि 100 पे 20%। तो दोस्तों उसको अगर इसको 1000 को अपन 20% लाभ है तो अपन 120, उस वस्तु को 120 मान सकते हैं। और कितने रुपए पे? 100 रुपए पे। अगर अपन 120 से मल्टीप्लाई, 120 बटे 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 20% लाभ की बराबर वैल्यू आएगी उसकी। ठीक है दोस्तों, मतलब ये अपने आप में जो है यहाँ की जो वैल्यू आएगी, वो जो वैल्यू है वो अपने आप में बढ़ के वैल्यू आएगी, मतलब 20% एक्स्ट्रा होके जो वैल्यू आएगी वो ये आएगी। अब इसी चीज को ये बोल दें कि 20% लाभ देने के बाद में जो बी ने खरीदा था, बी ने फिर उसको सी को बेच दिया भाई 25% लाभ पे, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? अब भाई 1000 को इसने तो 20% लाभ पे बेचा, मतलब 120 बटे 100 उसकी वैल्यू होगी। फिर कहता है कि आगे 25% और पे बेचा, मतलब जो दूसरी वैल्यू है वो 125 बटे 100 होगी। देखो अगर अपने 1200 यहाँ की वैल्यू निकाल ली थी, यहाँ की अगर 1200 यहाँ तक वैल्यू आ गई थी, तो भाई इसका 125% बटे 100 कितना होगा? मतलब जो दूसरी बार जो लाभ में बिका, दूसरी बार जो उस वस्तु की मूल्य बना लाभ में, वो आएगा। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दो, जो भी इसकी वैल्यू आती है, मतलब 125 को जो है 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वैल्यू यहाँ वाली आएगी 25% लाभ वाली। तो दो टर्म में, दो कंसेक्यूटिव टर्म में अपने पास अपन ने कोई चीज बेची थी, पहले 20% फिर 25%। तो मेरा कहने का मतलब, समझाने का मतलब ये है कि अगर कोई वस्तु है यहाँ पे जिसका मूल्य ये है, तो इसको अगर 20% और 25% दो लगातार लाभों पे बेची जाए, तो अपन 20% को निकालने के लिए 120 बटे 100 से मल्टीप्लाई कर दें, तो इसका 20% लाभ के बाद में जो वस्तु का मूल्य आएगा वो आएगा। अब भाई इतना आने के बाद में सी को फिर बेचा बी ने भाई 25%, तो इसको 125 बटे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उस वैल्यू का भी 25% वो आगे चला जाएगा। आई बात समझ में? चलो देखो, अब इसी टाइप से अपन को ये क्वेश्चन करना है। मान लो अपने पास वस्तु का कोई मूल्य नहीं था, वस्तु का मूल्य अपन ने माना कि सपोज कि एक्स मूल्य है, अपने को नहीं पता कि कितना मूल्य है उसका, ठीक है। अब इस एक्स मूल्य का ये कह रहा है कि 25% लाभ पे बेच दिया भाई एक्स को, तो उसको क्या करेंगे अपन? 25% लाभ लेके जो वैल्यू आएगी वो 125 बटे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। भाई जो लाभ हो रहा है 25% है, वो 25% किस पे हो रहा है? 100 पे। तो अपन 100 में 25 जोड़ देंगे तो 125 हो गया। अब जो 125 वैल्यू है वो 100 पे है, ठीक है, समझे? अब कह रहा है कि 25% लाभ पे, तो ये हुआ। इसके बाद में कहता है कि 20% लाभ पे बेच दिया अगले वाले ने, तो इसका मतलब इस वैल्यू का 120 बटे 100 होगा। आई समझ में? फिर कहता है तीसरा आदमी भी उसको 28% लाभ में आगे बेच दिया ग्राहक को, इसका मतलब इस वैल्यू की फिर 28% और बढ़ गया, तो 128 बटे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आगे वाली वैल्यू आएगी, ठीक है। अब कहता है कि जो ये ग्राहक है, इस ग्राहक ने यहां से जो है वो वस्तु बढ़ती बढ़ती गई, भाई ये 25% लाभ पे था, इसका मतलब 125 बटे 100, फिर आगे बढ़ के 20% पे गई, इसका मतलब 120 बटे 100, फिर आगे 28% बढ़ के गई, इसका मतलब 128 बटे 100। तो जो ये टोटल वैल्यू आई वो, इसका मतलब ये जो वैल्यू वो होगी जो ग्राहक ने उसको पैसे दिए, तो सारे लाभ के बाद में ग्राहक के पास पहुंची वो वैल्यू, और उसने कितने रुपए दिए? 9600 के बराबर है ये। 9600 अपने को क्वेश्चन में दिया था, आया समझ में? अब आप यहाँ से अपने को वैल्यू निकाल लेनी है। ये भाई कटेंगे 25 चौक 100, 25 पेन 125, ये 20 से कट जाएंगे, 20 से 5 100, 20 से 120, इस 5 से भाई ये 5 गया। अब ये 4 से वो 128 वहां से कट रहा है, 4 से 12 और 4 दूनी 8, ठीक है, इसके बराबर 9600 है। अब देखो ये यहाँ वैल्यू क्या बच गई अपने पास? एक्स, यहाँ तो सारी कट गई, ये यहाँ बच गया 6, ये 5 से 5 कट गया था, और फिर यहाँ बचा 32 बटे 100, इसके बराबर 9600 रुपए अपने पास थे, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू अपने को निकाल लेनी है, तो x के बराबर क्या आ जाएगा? देखो इस 3200 ये हो जाएगा, 32 से भी ये कट रहा है, 32 96 मतलब 300 हो गया। अब इस 6 से भी ये कट रहा है, 6 5 30 मतलब 50 हो गया। तो वैल्यू कितनी आएगी भाई? x के बराबर ये आ गया 50। अब इस 100 यहाँ जाएगा तो इनटू में मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर, मतलब ये होगी वैल्यू 5000 रुपए। मेरा समझाने का मतलब दोस्तों, ये क्वेश्चन करवाने का मतलब ये था कि अपन अगर डायरेक्टली अपने को ये बोल दे कि आपको कोई वस्तु जो है आपने 10,000 रुपए में खरीदी, 10,000 रुपए में खरीद के उस वस्तु को आपने अगले बंदे को 20% लाभ में बेच दिया,
20% लाभ जो जिसको बेचा, मतलब बी को आपने बेचा, तो बी ने भी वो प्रतिशत आगे 25% लाभ में बेच दी। तो जो 2 बार लाभ होके जो वैल्यू आगे गई, जब वस्तु की वैल्यू आगे गई, तो वो है कितनी, वो निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, उसको डायरेक्टली कैसे करते हैं कि जैसे ये सपोज कि 10,000 रुपए हैं। अब 10,000 रुपए की जो आपने मान लो साइकिल खरीदी थी, उस साइकिल को 20% लाभ पे बेचा बी को, और बी ने भाई भी सी को बेच दिया 25% लाभ पे। तो जो सी ने जब वस्तु बेची तब उसको कितने रुपए मिले उसके, मतलब उस टाइम तक कितनी जो वैल्यू थी वो बढ़ गई थी। तो इसको करने के लिए अपन या तो ऐसे कर लें भाई, जैसे मैंने पहले बताया था कि 20% लाभ लिया, तो इसका 20% कितना हो गया, ये 1000 हो गया, 10%, तो 1000 और 1000 2000 रुपए 20% हो गया। मतलब जो ये वैल्यू है 2000 बढ़ने के बाद में कितनी होगी, 12,000। अब यही 12,000 अपन कैसे निकाल सकते हैं, अगर इस 10,000 को अपन 120 बाई 100 से मल्टीप्लाई करें। मतलब यहां तो 20% हमने वैसे निकाल लिया, अब 120 बटे 100 का मतलब ये हो गया कि 20% अगर लाभ है, 20% लाभ पे आगे वस्तु जा रही है, तो भाई 20 के आगे तो 20, 100 प्लस 20 120। अब 120 भाई है कितने पे, 100 पे है, इसका मतलब 120 बटे 100 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो भाई वो वैल्यू आएगी आगे, तो बढ़कर जो वैल्यू हुई है वो मतलब 120% हो जाएगा। तो यहां से भी आप इसको काटोगे तो ये 1200 के बराबर आएगा। ठीक है, मतलब कहने का मतलब, मेरा समझाने का मतलब ये था कि अगर जो कोई वैल्यू जहां से बढ़ रही है, जहां से जितना परसेंट भी बढ़ रही है, तो उसको भाई अगर लाभ हो रहा है तो 100 के ऊपर होगी वैल्यू, 120 हो जाएगा। अब उसके बाद में ये कह रहा है कि 25% और लाभ हो रहा है, तो भाई 100 के ऊपर 25 हो रहा है तो 125 बटे 100 में आएगी। आई बात समझ में, ऐसे करना था उस क्वेश्चन को। अब देखो अगर इसी क्वेश्चन में आपको ये बोल दे कि भाई 80%, उसको 20% हानि हुई, मान लो पहली बार उसको 20% हानि में बेचा बी को, और फिर बी ने उसको सी को 25% लाभ में बेच दिया, है ना। तो इसको कैसे करोगे, अब 10,000 अपन ने सीधा यहाँ तो भाई 120 बटे 100 से मल्टीप्लाई किया था, यहाँ देखो अगर हानि हो रही है तो हानि हो रही है, इसका मतलब 100 से कम में बिकेगी वो चीज। अब 20% की हो रही है, इसका मतलब मान लो कि प्रतिशत अपने आप में 100 है, अगर हानि हो रही है तो अगले वाले को जो वैल्यू है वो कम में जाएगी, ऑब्वियसली चीज है, कम में जाएगी तो कितना 20% जाएगी, इसका मतलब अगले को उसको 80 रुपए मिलेंगे। अब भाई जो ये प्रतिशत है 80 को अपने को 100 से 80 बटे 100 करेंगे, तो इसकी जो नेक्स्ट वैल्यू है कम वाली आएगी। अब इस चीज को ये कह रहा है कि अगर नेक्स्ट जो है बी उसको सी को 25% लाभ पे बेच रहा है, तो 25% का मतलब ये हो गया 100 के ऊपर 25 का लाभ हो गया। इसका मतलब ये कितना हो गया भाई, 125 बटे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आगे वाली वैल्यू आएगी जो सी ने बेची है। ठीक है, आया समझ में, मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे, बहुत ही बेसिक चीज है कि भाई परसेंट कैसे निकालते हैं। सबसे मेन फंडा ये आप यहीं से समझ लेना, और ज्यादा इसके बारे में अपन विस्तार से लाभ हानि के टॉपिक में पढ़ेंगे कि लाभ और हानि होता कैसे है। ठीक है दोस्तों, अभी के लिए यही कंसेप्ट करो, और इस पे मैं आपको अलग क्वेश्चन करवाता हूँ दूसरा। ठीक है दोस्तों, देखते हैं। जैसे आपको एग्जाम में अलग अलग टाइप से परसेंटेज के बेस पे अलग बहुत सारे अपन ने क्वेश्चंस कर लिए हैं, तो अलग अलग टाइप से क्वेश्चंस पूछता है। अब मान लो आपको प्रतिशत पे ही कोई ऐसा क्वेश्चन पूछे कि दो अपने को टॉपिक दे दिए, मान लो ये कहता है कि 60 स्टूडेंट हैं, 60 स्टूडेंट हैं कक्षा में, और 30% छात्र केवल इंग्लिश बोलते हैं उनमें, और 20% केवल हिंदी बोलते हैं। ये आपको कोई क्वेश्चन दे दे कि भाई कहता है कि एक कक्षा में 60 स्टूडेंट हैं, ठीक है दोस्तों, 60 स्टूडेंट्स हैं कोई क्लास में, उनमें से वो कह रहा है कि जो हैं 30% स्टूडेंट सिर्फ इंग्लिश बोलते हैं, ओनली। ये वर्ड जरूर ध्यान देना है एग्जाम में, ओनली, सिर्फ 30% बोलते हैं, और कहता है कि 20% सिर्फ हिंदी बोलते हैं, ओनली हिंदी। ठीक है, ये कह रहा है 60 तो स्टूडेंट है टोटल, उनमें से 30% सिर्फ इंग्लिश बोलते हैं, और फिर कहता है 20% सिर्फ हिंदी बोलते हैं। फिर अपने को क्वेश्चन क्या पूछा है कि बाकी छात्र जो है दोनों भाषाएं बोलते हैं, मतलब और जो बच गए वो। तो ये कह रहा है कि ज्ञात करो कि भाई कितने छात्र हिंदी बोल सकते हैं। भाई ये कह रहा है मान लो ये 60 स्टूडेंट है, सपोज कि ये भाई हिंदी बोलने वाले हैं। अब ये कहते हैं कुछ कुछ स्टूडेंट जो है कंबाइंड भी बोलते हैं, तो भाई इनमें से कुछ को कंबाइंड में ले लो, मान लो कि ये कंबाइंड वाले हैं यहाँ वाले, ठीक है, और कुछ ये है हिंदी बोलते हैं, इंग्लिश बोलने वाले ये है मान लो। ठीक है भाई, अब 60 स्टूडेंट हैं, 60 का जो 30% जो है वो सिर्फ इंग्लिश बोलते हैं, ठीक है,
60 का 30% कितना हो गया भाई, 60 इंटू 30/100, मतलब डायरेक्ट करो तो आप एक बिंदु छोड़ के यहाँ दशमलव लगाओ, इसका मतलब जो ये 6 वैल्यू है वो 10% के बराबर है। ये आप अपन पहली क्लास से समझते आ रहे हैं परसेंटेज के टॉपिक से। तो अगर 6 10% है तो भाई 30% कितना होगा, 6 × 3, क्योंकि 10 को 3 से मिला 30 होता है, तो 6 × 3 मतलब 18 स्टूडेंट ऐसे हो गए, 18 स्टूडेंट ऐसे हो गए जो सिर्फ इंग्लिश बोलते हैं। 18 स्टूडेंट तो हो गए भाई सिर्फ इंग्लिश वाले। अब कहता है 20% जो है सिर्फ हिंदी बोलते हैं, तो 60 का 20% कितना हो गया भाई, 12, 6×12, अब ये हो गया 12, ये बोलते हैं कि भाई सिर्फ हिंदी बोलते हैं भाई। अब 18 और 12 कितने हो गए, 30, ठीक है। अब 60 में से 30 तो अपने पास सिर्फ इंग्लिश और सिर्फ हिंदी वाले आ गए, तो बच गए कितने, 30 स्टूडेंट बच गए भाई, 60 में से 30 आ गए। तो 30 जो स्टूडेंट हैं वो कह रहे हैं दोनों भाषाएं बोलते हैं, वो तो 30 स्टूडेंट हैं ये दोनों भाषाएं का मतलब अपने कंबाइंड यहाँ कर लिया था, ये कंबाइंड जो बोलने वाले हैं वो स्टूडेंट हो गए भाई 30, ठीक है दोस्तों, 30 स्टूडेंट हो गए। अब इनमें से कह रहा है कि सिर्फ जो है 18 सिर्फ इंग्लिश बोलते हैं, मतलब 30% वाले इंग्लिश थे और 20% वाले हिंदी थे भाई। जो 18 जो हैं सिर्फ इंग्लिश, अब देखो 18 जो हैं सिर्फ इंग्लिश बोलते हैं, मतलब इस कंबाइंड के अलावा जो इंग्लिश वाले पार्ट में ये जो स्टूडेंट बचे हैं 18, ये सिर्फ अंग्रेजी ही बोलना जानते हैं, इंग्लिश सब्जेक्ट ही बोलना जानते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज ही बोलना जानते हैं। अब जो ये 30 स्टूडेंट ये आ गए, ये ऐसे स्टूडेंट हैं जो भाई हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोलना जानते हैं। अब अपने पास 12 स्टूडेंट और थे, वो कहता है कि वो सिर्फ हिंदी वाले कितने हुए भाई, यहाँ से यहाँ तक जो होंगे वो, तो यहाँ अपने संख्या निकाली थी 12। मतलब दोस्तों ये हो गया कि इस क्वेश्चन का निचोड़ ये आ गया कि 12 स्टूडेंट जो थे वो सिर्फ हिंदी बोलते थे। अब 30 स्टूडेंट ऐसे और हैं यहाँ पे जो हिंदी भी बोलते हैं और इंग्लिश भी बोलते हैं, आया समझ में। 18 स्टूडेंट ऐसे हैं जो सिर्फ इंग्लिश बोलते हैं भाई। अब 30 स्टूडेंट ऐसे और हैं यहाँ पे जो ये इंग्लिश भी बोलते हैं और हिंदी भी बोलते हैं। अब आपको क्वेश्चन ये पूछ ले कि भाई ऐसे स्टूडेंट्स कितने होंगे जो हिंदी बोल सकते हैं, हिंदी बोल सकते हैं, मतलब 12 तो ऐसे हैं जो हिंदी तो बोलते ही बोलते हैं। अब ये तो 30 स्टूडेंट ऐसे और हैं भाई जो इंग्लिश भी बोलते हैं हिंदी भी बोलते हैं, मतलब हिंदी बोलने वाले टोटल लोग कितने हो जाएंगे भाई, जैसे 12 तो ये सिर्फ हिंदी वाले थे ही थे, अब 30 इस हिंदी वाले में और आ रहे हैं ये 30, तो 30 स्टूडेंट जो हैं वो और हिंदी बोल सकते हैं, मतलब 42 स्टूडेंट जो हैं वो हिंदी बोल सकते हैं। अब ऐसे ही आपको ये पूछ ले कि ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जो इंग्लिश बोल सकते हैं। इंग्लिश बोल सकते हैं का मतलब इंग्लिश बोल सकते हैं तो यहाँ से यहाँ तक का इंग्लिश का पार्ट है भाई, जिसमें 18 स्टूडेंट तो ऐसे हैं कि सिर्फ इंग्लिश ही बोलना जानते हैं, ये 18 वाले तो, और 30 स्टूडेंट ऐसे हैं जो इंग्लिश भी बोलते हैं हिंदी बोलते हैं। मतलब अगर इंग्लिश के टोटल स्टूडेंट आपसे पूछ ले तो भाई कितने स्टूडेंट हो जाएंगे, इंग्लिश के 18 तो यहाँ है ही, अब इसमें 30 हो रहे हैं, तो कितने हो गए, 30 + 18 48। मतलब ये आ गया कि हिंदी बोलने वाले कितने स्टूडेंट हैं और इंग्लिश बोलने वाले कितने स्टूडेंट हैं, उनकी संख्या पूछे तो अपने को इस हिसाब से करना है दोस्तों। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा कंपटीशन में, ये आपको समझाने के लिए मैं इतना बता रहा हूँ, आप फटाफट कर लोगे कि सिर्फ हिंदी वाले सिर्फ इंग्लिश वाले और दोनों कंबाइंड वाले भाई। तो आपको फिर ये बोल दे कि हिंदी बोलने वाले हैं कितने, तो हिंदी बोलने वाले यहाँ से यहाँ तक का जो इसके अंदर जो आएंगे वो हिंदी बोलेंगे, और आपको पूछ ले कि भाई इंग्लिश बोलने वाले, तो इंग्लिश वाला भाई वो पोर्शन है, तो इंग्लिश में इसमें जो आ जाएंगे वो आ जाएंगे दोस्तों। ये था परसेंटेज के टॉपिक पे, तो हर एक छोटी छोटी एग्जाम्स में तो ये क्वेश्चन पूछता ही है, ठीक है दोस्तों। और कई बार बड़ी एग्जाम्स में भी इजी पेपर करने के चक्कर में ये वाला क्वेश्चन पूछते ही पूछते हैं, बहुत बार बहुत सारी एग्जाम्स में आता है, जरूर देखना। अब देखो दोस्तों, अगर इसी बेस पे इसी कंसेप्ट पे अपने को और कोई क्वेश्चन मिले, देखो मान लो मैं आपको एक क्वेश्चन करवाता हूँ, ऐसा ही कि एक मिलता जुलता सा क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि एक परीक्षा में जो है 65% छात्र जो हैं वो गणित में उत्तीर्ण हुए, एक पूछता है कि 65% छात्र जो है गणित में उत्तीर्ण हो गए और 48% छात्र फिजिक्स में हो गए भाई। ये एक आपको क्वेश्चन दे रखा है कि ये कोई एग्जाम हुई जिसमें 65% जो स्टूडेंट्स हैं, 65% स्टूडेंट्स जो हैं वो मैथ्स में पास हो गए, ठीक है दोस्तों, 65% स्टूडेंट मैथ्स में पास हो गए और 48% जो है फिजिक्स में पास हो गए, 48% स्टूडेंट हैं वो फिजिक्स में पास हुए। फिर कहता है कि 30% जो स्टूडेंट हैं वो बहुत दोनों सब्जेक्ट्स में पास हो गए भाई, दोनों सब्जेक्ट में पास हो गए। ये अपने पास एक क्वेश्चन के डाटा दे दिए
कि टोटल जो है 65% मैथ में हुए, 48 जो है फिजिक्स में हुए और 30% दोनों में हो गए हैं। अपने को क्वेश्चन उसमें पूछता क्या है कि भाई दोनों छात्र दोनों में पास हो गए तो कितने परसेंट छात्र जो हैं वो दोनों इस सब्जेक्ट में फेल हुए हैं। फेल वाले पूछ लिए अपने को कि फेल कितने स्टूडेंट हुए हैं दोनों सब्जेक्ट में। आपको कंसेप्ट समझना है। क्वेश्चन तो यहाँ कुछ भी पूछ सकता है, जैसे मान लो कि दोनों सब्जेक्ट में पास तो दिया हुआ है, दोनों में फेल कितने हुए, या फिर पूछ सकता है फिजिक्स में कितने फेल हुए, या मैथ में कितने हुए। वो बाद में देखना है अपने को, पहले आप कंसेप्ट पे जाओ। ये कह रहा है कि मान लो कि ये अपना मैथ्स का है, मैथ्स में इतने स्टूडेंट हैं, ये वही फिजिक्स जहाँ कंबाइंड आते हैं वहाँ पे आप अपने आप में ये डायग्राम देख लेना कि भाई दोनों का कंबाइंड होता है तो कैसे होता है। ये देखो मैथ्स और फिजिक्स में अब कहता है 65% जो है मैथ्स में, 48% फिजिक्स में और 30% बहुत सब्जेक्ट में। देखो देखो दोस्तों इस क्वेश्चन में अगर मान लो ये 30% है, 30% दोनों का है भाई, मतलब 30% इसमें भी है और 30% इसमें भी है, ठीक है। ये कह रहा है पहले वाले क्वेश्चन में अपन ने किया था तो उसमें सिर्फ का एक ओनली का वो वर्ड आया था कि सिर्फ ओनली, जबकि यहाँ ओनली का नहीं है। इसमें कह रहा है कि भाई 65% मैथ में हो गए, तो जो 65 जो लोग हैं वो भाई कंबाइंड वाले भी उसमें 65 में शामिल होंगे और यहाँ भी जो लोग होंगे वो होंगे। है समझ में? मतलब टोटल इस मैथ्स में जो पास होने वाले हैं वो 65 है भाई। अब वो कंबाइंड में जैसे 30 तो आ गए, 65 में से 30 तो ये आ ही गए, तो यहाँ कितने बच गए भाई? 35। ठीक है, सिर्फ मैथ वाला कितना बच गया? 35 ओनली। अब टोटल मिला के 65 हो गए। अब ऐसे ही कह रहा है कि 48% फिजिक्स में पास हुए, मतलब फिजिक्स का जो ये था, ये डायग्राम था फिजिक्स में, उसमें 48 लोग पास हो रहे हैं। परसेंट का मतलब 100 में से 48 लोग पास हो रहे हैं। इसका मतलब 48 में 30 तो ये आई गए भाई, फिजिक्स वाले ये 30 तो आई गए कंबाइंड वाले। अब कितने और बच गए? 18 और बच गए। तो अब मिला के टोटल कितना हो गया फिजिक्स का? 30 प्लस 18 हो गया ना 48। 30 18 48 हो गए फिजिक्स के। ऐसे ही मैथ्स के कितने हो गए? 35 प्लस 30 65 हो गए। ये अपने को क्वेश्चन में था। तो भाई ऐसे डायग्राम आप समझ लेना है कि भाई कौन से में कंबाइंड पूछ रहा है, कौन से में अकेला पूछ रहा है, कौन से में क्या। अब क्वेश्चन क्या पूछा है अपने को कि दोनों सब्जेक्ट में फेल कितने हुए। अब देखो दोस्तों पास टोटल कितने हो गए, ये जो संख्या है ये पास वाली है, ठीक है। अब पास वाली है तो 30 और 35 65 हो गए। 65 और 18 कितने हो गए भाई? 75 और 8 कितने हो गए? 83। मतलब ये हो गए 35 प्लस 30 प्लस 18। ये टोटल कितने स्टूडेंट हो गए? 65 75 और 8 83। 83 स्टूडेंट ऐसे हो गए भाई जो पास हो रहे हैं, मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 83 स्टूडेंट ऐसे हो रहे हैं जो पास हो रहे हैं। अब इसमें आपको 3 टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है। एक तो ये पूछ सकता है कि टोटल फेल कितने हुए भाई दोनों सब्जेक्ट में, एक तो ये क्वेश्चन है। तो फेल कितने हो गए भाई? 83, 100 में से 83 तो पास हो गए, तो फेल वाले कितने बच गए भाई? 17। तो 17 स्टूडेंट जो है वो फेल हो गए। अब कह रहा है ये आपको ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई सिर्फ मैथ्स में, सिर्फ मैथमेटिक्स में कितने लोग पास हुए हैं। सिर्फ आपको बोल दे तो भाई ये सिर्फ वाला जो है यहां से यहां तक का ही पोर्शन है। यहां से आगे जाएंगे तो भाई उसमें सिर्फ नहीं है, उसमें फिजिक्स भी है और मैथ्स भी है। इसका मतलब ये हो गया कि ओनली इन मैथमेटिक्स ये कितने स्टूडेंट है? 35। मतलब ये 35 ही पास हुए हैं। अब दूसरा क्वेश्चन आपको ये पूछ ले कि मान लो कि ओनली फिजिक्स में कितने स्टूडेंट पास हुए हैं। तो ओनली का मतलब भाई फिजिक्स है, ओनली फिजिक्स यहां से यहां तक ही था। यहां से आगे जाएंगे आप तो ये डाटा इसमें दो बोथ में आ जाएगा 30 वाला। तो इसका मतलब ये हो गया कि इधर वाले जो स्टूडेंट बच गए वो ओनली फिजिक्स में पास हुए हैं। इसका मतलब ओनली फिजिक्स का पूछे तो आपको भाई 18 पास हुए हैं। ओनली मैथ का पूछे तो ओनली मैथ में कितने स्टूडेंट थे? 35। और दोनों में कंबाइंड जो है ये इतने पास हो गए सब मिला के, तो भाई दोनों में फेल कितने हो गए? 17। ठीक है दोस्तों, आया समझ में? मतलब जब तक आप इस वेन डायग्राम को, इस डायग्राम को नहीं समझोगे तब तक आपको कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा कि कितने कितने बहुत। फॉर्मूला तो एक हर कोई याद कर सकता है, फॉर्मूला हर टाइम याद नहीं रहता, फॉर्मूले याद करने की जरूरत भी नहीं है। जहां तक जरूरत पड़े वहां पे मैथमेटिक्स का कंसेप्ट सीखो। और ये कंसेप्ट आपको समझ में आ ही गया होगा जब मैंने ये बताया कि भाई कंबाइंड वाला ये है तो भाई ओनली वाला ये हो गया, और ये आपको सिर्फ जोड़ना घटाना ही है, इसके अलावा ज्यादा क्वेश्चन में कुछ है नहीं। ठीक है दोस्तों, बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट का क्वेश्चन है, बहुत मोस्टली बार पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछें कि भाई जैसे और एग्जाम्स में अपने को कंपटीशन में कैसे कैसे घुमा के क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो दोस्तों, अगर मान लो ये आपको क्वेश्चन बोल दे, मैं आपको क्वेश्चन बोल रहा हूँ आप समझना
ये कह रहा है कि एक गांव में जो है 60% परिवारों के पास एक गाय है और 30% परिवारों के पास एक भैंस है और 15% परिवारों के पास कहता है एक गाय और भैंस दोनों हैं। ये देखो क्वेश्चन में है, ये कह रहा है कि एक गांव में एक कुछ परिवार रहते हैं, कुछ कितने भी मान सकते हैं, अपने आप में अपन तो 100 मानेंगे। जैसे मान लो ये परसेंटेज में दे रहा है तो अपने आप में 100% को भाई कितने हो गए 100 परिवार। जैसे क्वेश्चन सुनो पहले तो, जैसे मान लो ये पूछे कि एक गांव है, एक उसमें जो है गांव में कुछ परिवार हैं जिसमें से 60% परिवारों के पास तो कहता है कि एक भैंस है एक बफेलो है, मतलब ओनली वो जो है वो जो 60% जो फैमिलीज हैं वो ओनली एक भैंस रखते हैं। और कहता है कि 30% जो फैमिलीज हैं वो ऐसी हैं जिनके पास एक सिर्फ गाय है। ठीक है दोस्तों, 60% के पास भैंस है, 30% के पास में गाय है। फिर कहता है कि भाई 15% परिवारों के दोनों हैं, 15% जो फैमिलीज ऐसी हैं, इन दोनों में 15% जो फैमिली है ऐसी है जिनके पास बफेलो और मतलब भैंस और गाय दोनों है भाई। 15% फैमिली ऐसी है जिनके पास ये काऊ और बफेलो है। अब जो से मैंने अभी डायग्राम आपको बताया था कि भाई ये तो मान लो कि ऐसे परिवार हैं जिनके पास भैंस है मतलब बफेलो है, और कुछ ऐसे परिवार हैं भाई जो जिनके पास सिर्फ गाय है। और ये जो आ गया अपने पास, ये जो कंबाइंड आ गया, मतलब ऐसे परिवार यहाँ वाले हैं जिनके पास गाय और भैंस जो हैं दोनों मिलेंगी। ठीक है दोस्तों, और वो अपन ने क्वेश्चन में कितना दिया था 15%। अब ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि गांव में अगर 96 परिवार है टोटल, तो बताओ जिनके पास गाय और भैंस नहीं है। ये कह रहा है कि टोटल, अब अपन सोनी मनी इसमें परिवारों की संख्या दी हुई है अपने पास, टोटल टोटल परिवार जो हैं वो 96 हैं भाई, 96 फैमिलीज हैं गांव में। तो अपने को पूछा है कि ऐसे कितने परिवार हैं जिनके पास ना तो गाय है और ना भैंस है। तो ये पूछा है कि दो फैमिली, इतनी फैमिली की संख्या बताओ जो ना तो काऊ रखते हैं एंड नोर बफेलो रखते हैं। ठीक है, मतलब जिनके पास कोई गाय नहीं है कोई भैंस नहीं है, ऐसी फैमिलीज अपने को बताना है। अब देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन को कैसे अपन ने अभी अभी 2 क्वेश्चन कर लिए हैं वेन डायग्राम पे, कैसे करते हैं। क्या है, क्या कह रहा है कि बफेलो जो है वो 60% है और 30% काऊ है, मतलब यहाँ से यहाँ तक 60 आएगा और 30 यहाँ से यहाँ तक आएगा। और कह रहा है कि 15% जो है वो दोनों के पास है। ठीक है दोस्तों, अब जो टोटल अपने पास 96 दे रखा है यहाँ पे, फैमिली टोटल जो है 96 है। अब इन 96 में से देखो कंबाइंड कितने हैं 15%। अब 15% कितना होगा 96 का, ये आप निकालना सीख गए होंगे कि 15% कैसे निकालते हैं दोस्तों। 15% जो है वो 96 इंटू 15/100। ठीक है, मतलब कितना हो गया, तो 96 और 25 हो गए 100, तो 55 25 और 5 दिए 15। ये दोस्तों इसमें थोड़ा सा फिगर ऐसे है कि इसमें 65 60 30 15, ये मान लो ये 96 की जगह अपन मानो कि इसमें थोड़ा सा डाटा वो सही नहीं आ रहा, इसकी जगह अपन क्या कर सकते हैं कि 96 की जगह आप ऐसे मान लो 120, 20 में तो, और ये मानो कि अपने पास टोटल जो हैं वो ऐसी फैमिलीज, टोटल फैमिलीज हैं कितनी, वो आप मान लो एक बारी 100 मान लो, सपोज कि ये टोटल जो है 100। ठीक है दोस्तों, अगर 100 अपन मान लेते हैं, देखो अब 100 में से अपने को ये कह रहा है कि 60%, 15% तो जो है वो बफेलो और गाय जो दोनों रखते हैं। मतलब यहाँ डाटा जो है वो उसमें फ्रैक्शन में आ रहा है, तो फ्रैक्शन में तो कोई फैमिली होगी नहीं, इसके लिए अपने पास डाटा थोड़ा सा सही नहीं है। डाटा अपने मान लो कि 100 जो है फैमिली है, उस 100 फैमिली में ये कह रहा है कि 15 जो फैमिलीज हैं 15%, तो 100 का जो है 15% तो भाई जो है गाय भी रखते हैं भैंस भी रखते हैं। अब कहते हैं कि 60 जो है वो सिर्फ भैंस रखते, ये बफेलो रखते हैं। अब 60 जो है 15, 60 में से 15 तो ये आ ही गए, तो कितने और बच गए, 60 में से 45 और बच गए भाई। इसका मतलब ये हो गया ना 45 प्लस 15 भैंस रखने वाले टोटल 60 हो गए। ठीक है, अब कहता है कि इसमें 30% जो है वो गाय रखने वाले हैं, 30% गाय रखने वाले हैं, इसका मतलब क्या हो गया 30, 100 का 30% 30 हो गया, तो 15 तो यहाँ हो ही गए भाई कंबाइंड में। तो यहाँ कितने और बच गए, काऊ कितनी होगी 30, तो टोटल काऊ 30 होगी ना। ऐसे ही बफेलो जो है टोटल 60 हो गए।
अब देखो टोटल जो फैमिलीज हैं, टोटल जो हैं वो कितने लोग, कितने परिवार ऐसे हो गए जिनके पास कोई ना कोई गाय या भैंस या दोनों है। तो 45 और 15 60 और 10 75, मतलब 75 फैमिली तो ऐसे हो गई जिनके पास कुछ ना कुछ पशु है, या तो वो गाय है या भैंस है। तो भाई कितने बच गए वापस लास्ट में, बच्चे कितने, 100 में से 75 के पास तो है, तो फैमिलीज कितनी बच गई, 25 फैमिलीज ऐसी होगी जिनके पास ना तो गाय है ना ही भैंस है। ठीक है दोस्तों, यही क्वेश्चन अपन ने अभी जस्ट पहले क्वेश्चन किया था, तो उसी के बेस पे एक क्वेश्चन था। आप देखो अच्छे से समझ लेना, वेन डायग्राम का जो कंसेप्ट है वो आप अच्छे से समझना। यहाँ जो संख्या है 100 के बजाय कुछ भी हो सकता है, डाटा फ्रैक्शन में ना आए, बस इतना है कि वो जो संख्या आएगी वो बिल्कुल सिंपल आएगी, क्योंकि फैमिलीज कभी फ्रैक्शन में नहीं होती, आपको भी सबको पता है कि, इसलिए जो ये डाटा है वो सही लेना है। फिर उसके बाद में आप ये कंसेप्ट के हिसाब से देख लेंगे कि टोटल अपने पास 60 जो है उनके पास भैंस थी, तो 60 में से भाई 15 तो कंबाइंड वाले आ गए, तो यहाँ कितने बच गए 45। अब इसी क्वेश्चन में आपको ऐसे पूछ ले कि सिर्फ भैंस रखने वाली कितनी ऐसी फैमिली है, तो सिर्फ जिनके पास भैंस है, तो सिर्फ वाले कितने हो गए भाई 45 हैं। ऐसे ही सिर्फ गाय रखने वाले इसमें कितने हैं, सिर्फ गाय वाले 15 हैं। ठीक है, ये वेन डायग्राम से आपको अच्छा सा समझ में आ गया होगा, कोई यहाँ अपने को फॉर्मूले की ज्यादा जरूरत नहीं है दोस्तों। अब देखो इसी बेस्ड पे परसेंटेज के टॉपिक में एक अपन अलग टाइप का क्वेश्चन करते हैं, वो अभी तक अपन ने किया नहीं, कैसे कितना अंश और हर में अगर अपन बढ़ा दें कितना कितना परसेंट, तो वो कैसे बढ़ा दें। देखो उस बेस पे अगर ये कह रहा है कि एक भिन्न है जिसमें 200% बढ़ा दिया जाए और हर में 350% बढ़ा देते हैं, जैसे मान लो कोई भिन्न संख्या है। अब भिन्न संख्या, जैसे भिन्न संख्या कौन सी होती है, जो बटे में होती है, जैसे 1/6 है या 2/5 है या 4/6 है, जो भी है ये अपने आप में भिन्न संख्याएं हैं। ठीक है, जिसमें अंश होता है हर होता है, अंश ऊपर वाले को बोलते हैं, हर नीचे वाले को बोलते हैं भाई। अब इसमें आपको ये बोल दे कि जो हर अंश है, मतलब ऊपर वाली जो संख्या है, अंश में जो है वो कह रहा है कि 200% बढ़ा दिया जाए। देखो परसेंटेज के टॉपिक में तो परसेंटेज पे बात करेंगे अपन, कितना बढ़ाते हैं कितना घटाते हैं, अपन ने लगभग लगभग मोस्टली ये टॉपिक कर लिया है। तो दोस्तों देखो अंश में अगर ये कह रहा है कि 200% बढ़ा दिया जाता है, मतलब ऊपर वाले में 200% बढ़ा देते हैं, और ये कहता है कि हर में 350% बढ़ा दिया जाए भाई, 350% बढ़ा दिया जाता है। तो वो कहता है कि वो जो भिन्न है ना, भिन्न, वो कहती है कि 5/12 के बराबर हो जाता है, मतलब जो नया भिन्न है वो 5/12 हो जाता है। ठीक है दोस्तों, इसको कैसे करेंगे अपन, अब अपने को भिन्न का पता नहीं है कि वो भिन्न है क्या, वो क्वेश्चन में पूछा है। अब भिन्न को अपन जैसे कुछ भी मान सकते हैं, जैसे 1/6, तो डायरेक्टली एग्जैक्ट डाटा तो अपन मान नहीं सकते उसको, तो ऐसे माने कि ये कुछ भी है, x है मान लो, और ये नीचे वाला y मान लेते हैं। जैसे ये भिन्न है मान लो x/y। अब ये कहता है x में तो 200% बढ़ा दिया, और हर में जो है 350% बढ़ा दिया, दोनों में कुछ ना कुछ बढ़ाया है। अब बढ़ाने के बाद में जो वैल्यू है वो 5/12 के बराबर आई है। तो दोस्तों ये यहाँ x और y की अपनी वैल्यू निकालनी है, मतलब है कितना वो भिन्न। देखो x अपने आप में भाई 100% है, समझ में आ गया, 100% है मान ले, तो x का जो है अपने आप में तो 100% है ही है भाई। अब इसमें कहता है कि 200% और बढ़ा दिया जाए, मतलब इसका 200 और बढ़ा दे इसका। ठीक है दोस्तों, तो ये अपने आप में कितना हो गया भाई, 100 तो अपने आप का खुद का था ही, खुद में अपने आप 100 होता है, उसमें 200 और बढ़ा दें तो अपने आप में कितना हो गया, वो 300 के बराबर हो गया। तो 300 जो x है वो 300x के बराबर हो गया, मतलब 200 और ऐड कर दिया अपने आप का। अब ऐसे ही जो y है, y भी अपने आप में 100% होता है, अपने आप में 100%, तो कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। ठीक है, अब उसमें कहता है कि 350% और बढ़ा दिया जाए, तो मतलब 100 तो वो था ही, उस 100 का 350 और बढ़ गया, मतलब टोटल कितना हो गया 450। तो अपन ऐसे कर सकते हैं 100 + 350 लिख सकते हैं। इतना इतना बढ़ने के बाद में ये जो भिन्न थी वो कितने के बराबर हो गई, 5/12 के बराबर दोस्तों, है समझ में। तो इसका मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं सीधा सीधा भाई, 100 + 200 तो मतलब हो गया 300 अक्ष हो गया भाई। पहले अपने आप में एक अक्ष था, वो अपने आप में 100% के बराबर होता है। ठीक है, अब उसमें कहता है उस एक्स का जो है वो भाई 200% बढ़ गया, मतलब 100 से 200 और बढ़ गया, तो 300 हो गया। अब ऐसे ही y जो है अपने आप में हर एक संख्या 100% होती है। अब 100 जो संख्या है उसमें कहता है कि 350 और बढ़ गया, मतलब टोटल कितना हो गया, 100 + 350 450, तो भाई 450 y हो गया। इसके बराबर अपने को दे रखा है 5/12। अब देखो दोस्तों ये कट जाएगा, 15 से कट जाएगा, 15 दूनी 30 और 15 3 45, मतलब ये हो गया, ये वैल्यू होगी 2x/3y के बराबर वैल्यू होगी 5/12।
अब दोस्तों इसको काट दो, वज्र गुणा कर लो, मतलब y वाली तो इधर गुणा हो जाएगी, x वाली इधर गुणा हो जाएगी। ये वज्र गुणा होता है, आपको पता ही है, 12 दूनी 24x हो गया, इसके बराबर भाई 3 पंजे 15y हो गया। मतलब ये और वैल्यू कट रही है, और वैल्यू कट रही है का मतलब ये 3 से कट रही है, 3 इंटू 24 8x, और ये 15 कट रहा है, 3 पंजे 15y। तो यहाँ से अपने को ये वैल्यू आ गई, कहने का मतलब 8x के बराबर आ गया 5y। अपने पास संख्या थी x बटे y। अब तो x को यहीं रख लो और y को इसको बटे में ले आओ, तो ऐसे करते हैं 5 यहीं रहता है और 8 इधर चला गया। ठीक है दोस्तों, x बटे y ये इसका मतलब होता है, ये वज्र गुणा करने पर मतलब 8x, इसका मतलब 5y। मतलब इसको अपन इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये तो अपन रखते हैं कि जो वैल्यू जहां x है उसका y इधर ले आया, इसके बराबर में 5 अपने आप यहाँ रहेगा और 8 यहाँ आ जाएगा, मतलब इस वज्र गुणा के बराबर ये है, दोनों के बराबर, तो ऐसे लिख सकते हैं अपन इसको। ठीक है, तो वो भिन्न क्या आ गई भाई अपने पास 5 बटे 8, मतलब x की वैल्यू क्या आ गई थी 5 बटे 8। ठीक है दोस्तों, आया समझ में। देखो अगर अंश में बढ़ा रहे हैं 200, हर में बढ़ा रहा है 350, आपको सबसे पहले पहले बिना सोचे समझे ये कर देना है कि अगर 200% बढ़ रहा है तो मान लो 200% भाई अपने आप में 100 होता है, तो 200 और बढ़ रहा है, इसका मतलब 300 हो गया वो। आज से ही 350 बढ़ा तो अपने आप में वो 450 हो गया भाई, 100 प्लस 350, तो उसके बराबर अपने को 5 बटे 12 दिया हुआ था। अपने x बटे y की संख्या यहाँ से आ गई। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, बहुत ही अच्छे एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन था। मैंने आपको शुरू में बताया था कि दोस्तों यहाँ जो मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूँ वो किसी न किसी एग्जाम में ही आए हुए क्वेश्चन है, उसके हिसाब से अपन कंसेप्ट सीखते हैं, उसके हिसाब से भाई आगे वाले एग्जाम्स में भी ऐसे ही क्वेश्चन आ सकते हैं, और मोस्टली ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादातर डाटा चेंज होता है और बाकी कंसेप्ट वो ही होता है। ठीक है दोस्तों, देखो उसको अच्छे से समझना, आप इसके बेस पे और क्वेश्चन करके देखना तो हो जाएगा वो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि और कैसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में। देखो अगर मान लो कि आपने देखा होगा बहुत ही व्यापक तरीके से एक टाइप का क्वेश्चन कि भाई किसी नमक और पानी के घोल में जो है वो उनका प्रतिशत दिया हुआ है, नमक और पानी में कह रहा है कि 5% नमक है और 20 लीटर पानी जो है वाष्पित होता है, तो नमक जो है 15% बन जाता है। भाई कोई ये क्वेश्चन है आपके पास, नमक और पानी का घोल है भाई, एक तो नमक है उसमें, दूसरा पानी है। ठीक है दोस्तों, इसमें कहता है नमक जो है 5% है, 5% नमक है। फिर कहता है कि नमक और पानी के जो घोल था उसको गर्म किया, तो गर्म करने पे ये कहता है कि 20 लीटर जो पानी है, 20 लीटर पानी जो है वो वाष्प बन गया। ठीक है दोस्तों, 20 लीटर पानी था, नमक और पानी का घोल था, 20 लीटर उसमें वाष्प बन गया, मतलब पानी की मात्रा कम हो जाएगी। फिर कहता है जो नमक है ना वो यहाँ पे 15% हो गया, मतलब ये कोई घोल था नमक और पानी का, इसमें नमक और पानी का घोल था, इसमें नमक तो है कि 5%, और वह 5% नमक है तो पानी कितना हो गया 95%। ठीक है, अभी आप क्वेश्चन को समझ लो, उसके बाद मैं आपको सोल्यूशन बताऊंगा। अगर 5% नमक है इस घोल में, फिर कहता है कि इसमें भाई गर्म करने पे ये वाष्प हो गया, मतलब पानी उठ गया थोड़ा। अब पानी उठ गया तो भाई पानी की वैल्यू होगी कम, अब कम वैल्यू होगी तो भाई इसमें नमक का प्रतिशत अपने आप ही बढ़ जाएगा। अरे बात समझे, पानी और नमक का घोल था, भाई पानी वाष्प हो गया, इसका मतलब कुछ पानी निकला उसमें से, पानी जब निकला तो नमक तो ऐसे जो पहले था वो का वही है, अब पानी कम हो गया तो भाई उसमें प्रतिशत जो नमक है वो अपने आप ही ज्यादा बढ़ गया। अब देखो अगर 20 लीटर जो है पानी वाष्प हो गया वहां से, तो वो नमक का जो प्रतिशत है वो 15% हो गया भाई। ठीक है, तो उसमें कुछ भी आगे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि भाई कितने लीटर शुरू में पानी था, कितना लीटर का घोल था, या और भी टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछ सकता है। देखो प्रारंभिक जो है यहाँ आपको पूछा है कि टोटल घोल जो है पानी और नमक का कितना था। अब अपने पास में इसमें एग्जैक्ट डाटा वैल्यू क्या दिया है, एग्जैक्ट यहाँ तो प्रतिशत में दे रखा है, एग्जैक्ट डाटा वैल्यू दे रखा है जो वाष्पित जो पानी हुआ उसकी मात्रा, मतलब 20 लीटर दे रखा है। इसका मतलब किसी न किसी वैल्यू के बराबर 20 आएगा। अपन जैसे आज तक जो परसेंटेज में टॉपिक क्वेश्चन करते आए हैं उसमें कहीं ना कहीं अपन एग्जैक्ट डाटा देता है, उसका वैल्यू मानते हैं, कहीं ना कहीं आपको पता ही होगा, हर क्वेश्चन में देख रहे हैं अपन। अब देखो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, एग्जाम में जल्दी कैसे करेंगे, अपने को यही चीज इस टाइप के क्वेश्चन में एक ही कंसेप्ट समझना है। देखो आप ध्यान से समझना, ये कहता है कि भाई नमक है मतलब साल्ट है, दूसरा है वाटर। ठीक है दोस्तों, अब इसमें कहता है कि जो नमक है वो 5% है, 5% का मान लो कि अपने पास 100 लीटर था, वो कोई नमक पानी का जो मिश्रण है वो 100 लीटर था, उसमें से 5% तो कह रहा है कि भाई नमक है, मतलब 5 तो क्या हो गया नमक, तो भाई कितना बच गया लास्ट में 95 बच गया।
तो वाटर कितना हो गया भाई 95। एक बात समझ में मतलब इनका जब रेशियो ले ले अपने तो 95 1:19 के अनुपात में इनका रेशियो था साल्ट और वाटर का। ठीक है, ये कंसेप्ट जरूर समझना, आप ध्यान से समझो। देखो इसका वो कंसेप्ट जो है वो मतलब इनका जो रेशियो आ गया 1:19, इनका अनुपात आ गया 5:95 का। अब कहता है कि इसमें से जो है वाटर उड़ता है, वास्तव में वाटर उड़ता है, मतलब ये हुआ वाटर उड़ता है, मतलब ये हुआ कि जो वाटर जो है पानी जो है उसकी मात्रा में कमी ज्यादा हो रही है। मतलब पहले 95 था तो अब कुछ ना कुछ उड़ गया। ठीक है, तो कुछ ना कुछ उड़ गया, इसका मतलब ऐसे हुआ कि जो पानी की मात्रा है उसी में फर्क पड़ रहा है, कम ज्यादा हो रहा है, भाई कम हो गया। वो जो नमक था, नमक तो भाई उड़ा नहीं, तो नमक जितना पहले था उतना ही अब रहेगा। आई बात समझो, ये कंसेप्ट आप समझो कि नमक तो जितना था उतना ही रहेगा, जो चेंज हो रहा है ना वो वाटर ही चेंज हो रहा है। इस कंसेप्ट को आप समझ लो। देखो फिर कहता है कि जब उड़ गया ना तब इसकी जो वैल्यू है नमक की वो 15% होगी। भाई भाई पहले तो ये था 1:19 में, अब का अनुपात क्या बन गया वो अपने को देख लो। 15% तो कह रहा है कि नमक बच गया, 15% नमक बच गया, तो भाई उस मिश्रण में कितना बच गया पानी, 85 बच गया। आई बात समझ में, 85 बच गया, तो इनका रेशियो क्या हो गया भाई 5:15 5:85। मतलब पहले का जो नमक का और जो पानी का जो रेशियो था वो तो पहले तो था 1:19, अब क्या रेशियो बन गया उनका 3:17। अब देखो भाई यहां समझने वाली बात आएगी, ये वाटर है ये साल्ट है। अब यहां समझने वाली बात आएगी अपने को, मैंने अभी आपको बताया कि भाई चेंज क्या हो रहा है, नमक और पानी के जो मिश्रण में चेंज कौन सा हो रहा है, भाई चेंज हो रहा है पानी, क्योंकि पानी वाष्पित हो रहा है, इसका मतलब कम ज्यादा तो पानी हो रहा है। नमक तो भाई पहले जितना था अब भी नमक तो उतना ही रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो नमक की वैल्यू है ना, रेशियो नमक की, वो दोनों बराबर होनी चाहिए भाई। यहाँ पे आई बात समझ में, भाई नमक तो चेंज हो नहीं रहा, अब पानी चेंज हो रहा है तो पानी कम ज्यादा हो जाएगा। तो इसको नमक वाले को, नमक वाला जो रेशियो है इसको बराबर करने के लिए अपन क्या करेंगे, अगर यहाँ 3 है तो इसको भी 3 करने के लिए भाई इसको 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो भाई ये अगर 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसके रेशियो वाली भी चीज को 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तब जाके काम बनेगा। अब देखो ये यहाँ 3 है यहाँ 3 है, मतलब नमक की जो पहले वैल्यू थी वही अब वैल्यू है। ऐसा समझ में, मतलब इस रेशियो को अपने को चेंज नहीं करना है। अगर जो चीज स्थिर है उस स्थिर को बराबर रखनी है, वाटर भले ही चेंज हो जाए भाई। अब देखो इसका रेशियो क्या हो गया, ये तो भाई 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 हो गया, अब ये 19 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हो गया 57। मतलब ये हो गया कि भाई ये जो साल्ट 3 था तो अब भी 3 ही है, मतलब चेंज नहीं होना है। अब देखो वाटर में क्या था 57 था, तो अब कितना हो गया 17, मतलब 40 का फर्क पड़ गया। ठीक है, 40 का फर्क के बराबर अपने को दे रखा है 20 लीटर। है समझ में, 40 के बराबर 20 दे रखा है, 40 अपना जो फर्क पड़ा ना ये 40 का, इसके बराबर 20 लीटर दे रखा है। अब अपने पास पूछा कि प्रारंभिक उसमें घोल में टोटल मात्रा थी कितनी, तो भाई टोटल कितना है 57 और 30, 57 और 3 60 है टोटल मात्रा। तो 40 के बराबर 20 लीटर दे रखा है, अपने को निकालना है भाई 60 के बराबर। ठीक है, 40 के बराबर 20 है तो 1 के बराबर 20/40 और 60 के बराबर आ गया, तो 60 के बराबर क्या होगा 20/40 इंटू 60, मतलब ये हो गया 30 लीटर जो है वो प्रारंभिक घोल में था, दोनों नमक और पानी मिला के। ऐसा समझ में, मतलब ये हो गया कि यहाँ से अपन ने 40 वैल्यू निकाली है कि 40 कम हो गया, 57 से 17 तक 40 कम हुआ है, तो भाई 40 जो कम हुआ है वो ही अपने को क्वेश्चन में दे रखा था कि भाई जो है पानी वाष्प हो गया 20 लीटर। तो यहाँ अपने पास 40 वैल्यू थी पहले, अब 17 है, सॉरी 57 थी 17 है, तो 40 लीटर का उनको फर्क पड़ गया। अब 40 की वैल्यू के बराबर अपने पास क्वेश्चन में दिया हुआ था, प्रारंभिक घोल अपने को पूछा था टोटल प्रारंभिक घोल है कितना, तो 57 + 3 था भाई 60, तो 60 की वैल्यू अपन ने ये निकाली। ठीक है दोस्तों, इसमें यही कंसेप्ट था, एक मेन कंसेप्ट यही था कि भाई जो वाष्पित हो रहा है, जल वाष्प हो रहा है, इसका मतलब जल ही कम ज्यादा हो रहा है, नमक पहले जितना था उतना ही नमक को रखना है। तो भाई जो नमक पहले 1 था और अब 3 हो रहा है इसमें क्वेश्चन में, तो भाई नमक को दोनों को बराबर करने के लिए अपन ने इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। मतलब नमक की जो रेशियो है, नमक की जो एग्जैक्ट वैल्यू है उसको अपने को चेंज नहीं करना है, नमक को बराबर करना है, उसके लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसी ऊपर नीचे वाले को, और इसको अपन 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भाई। ठीक है,
तो दोस्तों आया समझ में, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट वाला क्वेश्चन था। आप देखना इसको, बाद में भी आप अपने आप से भी इस क्वेश्चन को करना, और इसके बेस पे और भी आपको क्वेश्चंस मिले तो उसकी प्रैक्टिस करना, जरूर अच्छे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। ऐसा ही क्वेश्चन, चलो दोस्तों मैं एक क्वेश्चन और कर देता हूँ आपको इसी के बेस पे। जैसे मान लो आपको ये कहते हैं कि 12 लीटर का कोई एसिड और पानी का जो मिश्रण है उसमें कहता है कि 30% एसिड है, और एसिड को 40% करने के लिए कितने लीटर पानी निकालना पड़ेगा भाई। ये कहता है कि एक कोई एसिड और पानी का जो मिश्रण है, एसिड और वाटर का मिश्रण है, अभी अभी अपन ने क्वेश्चन किया उसके कंसेप्ट पे देखो दूसरी टाइप से कैसे लैंग्वेज चेंज करता है। ये कहता है इन दोनों का जो मिश्रण है वो है टोटल 12 लीटर, टोटल 12 लीटर है भाई। अब कहता है इस एसिड में, एसिड और जो ये पानी का जो मिश्रण है उसमें से कह रहा है कि 30% एसिड है भाई, 30% एसिड है। तो भाई 100 में से 30 अगर एसिड आ गया तो वाटर कितना बच गया, ऑटोमेटिकली 70%। अच्छा पहले क्वेश्चन आप देख लो उसके बाद में सॉल्यूशन देखेंगे। भाई जो है एसिड का 30% है और वाटर अपने पास अपने सेल्फ इंट्रोड्यूस्ड की बात है कितना हो जाएगा। फिर ये कहता है कि भाई अगर 40% कर दे इसको, एसिड को, एसिड को कहता है कि 40% करने के लिए, एसिड को 40% करने के लिए पानी कितना निकाला जाएगा, उसमें से वाटर निकाला कितना जाएगा, कितना लीटर निकाला जाएगा। ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन एक बार और समझ लो। ये कहता है कोई 12 लीटर का कोई एसिड और वाटर का मिश्रण है, उसमें कहता है कि एसिड जो है 30% है। अब 30% एसिड है, अब इस एसिड को 40% करने के लिए, एसिड की मात्रा उस घोल में 40% हो जाए, तो एसिड की मात्रा ज्यादा होएगी, इसका मतलब पानी को निकालेंगे तब होएगी, दूसरी जो क्वालिटी है उसको निकालेंगे तब होएगी। ठीक है, तो पानी को जब निकालेंगे तो कितना लीटर अपन पानी को निकालेंगे, वहां 40% हो जाए वही एसिड। ऐसे ही पहले जो नमक और पानी वाले में अपन ने किया था, तो नमक उतना ही प्रतिशत रहा था उसका, नमक का जो है पानी जैसे ही निकला उसमें से वाष्पित हुआ तो नमक का प्रतिशत बढ़ा था ना। ऐसे ही कह रहा है कि एसिड 30% है तो उसका 40% करने के लिए अपने को पानी कितना निकालना है भाई। ये अपना क्वेश्चन है। देखो एग्जाम्स में इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, जल्दी से जल्दी जो कंसेप्ट मैंने आपको बताया देखो उसी कंसेप्ट पे है। जैसे एसिड है यहाँ पे, दूसरा है वाटर। भाई एसिड जो है 30%, 30% एसिड है, इसका मतलब भाई पानी कितना हो गया, 70% पानी हो जाएगा। तो 70% पानी हो गया भाई दोस्तों, मतलब 3:7 के अनुपात में इनका अनुपात हो जाएगा। 30 और 70 का कितना अनुपात हो गया भाई दोस्तों, ये कहता है 30 है, ये 70 है, इसका मतलब अनुपात कितना हो गया, 3:7। पहले, ये पहले का अनुपात है। अब कहता है कि इसमें से वाटर को अपन निकालें, वाटर को कितना बाहर निकाल दें ताकि जो है एसिड जो है 40% बन जाए। तो 40% जब एसिड बनेगा तो मतलब वाटर कितना रहेगा उसमें, 60%। अगर 40 एसिड हो जाएगा तो 60 हो जाएगा वाटर, मतलब इनका रेशियो कितना बन जाएगा, 20:40 और 20:60। मतलब पहले 3:7 था, पहले का रेशियो इनका 3:7 था, और अब रेशियो कितना बन गया भाई, 2:3। अब देखो भाई वो ही कंसेप्ट है, सेम टू सेम, एसिड और वाटर है। अब कहता है कि वाटर इसमें से कितना निकालें, इसका मतलब भाई चेंज कौन हो रहा है, कम ज्यादा कौन हो रहा है, वाटर। वाटर चेंज हो रहा है तो मतलब एसिड तो जो पहले था वो का वही अब रहेगा, दोनों की मात्रा सेम रहेगी। अब इन दोनों को सेम करने के लिए क्या करेंगे भाई, अगर मान लो इन दोनों को सेम करने के लिए हैं, अलग अलग संख्याएं हैं, तो भाई इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो भाई इससे कितने को मल्टीप्लाई कर दें, 3 से, तो 6 6 दोनों हो जाएंगे। मतलब आपस में दोनों अलग अलग संख्या है, तो इस वाली संख्या को इससे कर दो, इस वाले से इससे कर दो, बराबर हो जाएंगी दोनों संख्याएं, 6 6 हो जाएंगी। अब देखो दोस्तों, अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई किया था तो भाई इसके जो अनुपात में संख्या है वो भी 2 से मल्टीप्लाई होगी। ऐसे अगर इसको 3 से किया था तो इसके अनुपात वाली संख्या भी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। मतलब यहां से क्या निकला कि भाई 3 दूनी 6, ये 6 हो गया, अनुपात में कितनी वैल्यू है, 7 दूनी 14। ठीक है, मतलब ये अनुपात कितना हो गया, 6:14। अब कहता है कि यहाँ 6 है और यहाँ 3 3 9, मतलब अब वाला जो अनुपात है 6:9 हो गया। देखो दोस्तों अपने दोनों संख्याएं बराबर कर दी, मतलब एसिड की जो क्वांटिटी थी वो बराबर होगी। अब एसिड तो चेंज हो नहीं रहा था, पानी निकाल रहे थे तो पानी चेंज हो रहा है यहाँ पे। अब देखो दोस्तों ये कहता है कि भाई इसमें से कितना लीटर निकाला जाए, इस पानी में से कितना लीटर निकाला जाए कि ये 40% हो जाए। तो 40% करने के लिए तो अपने ये कंसेप्ट ले लिया। अब कहता है कि यहाँ से कितना लीटर निकलेगा दोस्तों। ये शुरू में एक क्वेश्चन में अपने दिया था कि टोटल जो है वो 12 लीटर का मिश्रण है, मतलब जो शुरू वाला मिश्रण ये 14 और 6 है, 14 और 6 कितने होते हैं, 20।
तो मतलब 20 के बराबर अपने को क्वेश्चन में कितना दे रखा था, 12 लीटर एग्जैक्ट डाटा। ठीक है, इस 20 के बराबर था। अब देखो दोस्तों, इस 20 से यहां वैल्यू कितनी होगी, 9 से 15, मतलब 20 में से वैल्यू घट के पानी निकाल रहे हैं तो 15 हुई, तो इसका मतलब कितना घटा यहां से, 5। ठीक है, तो 20 के बराबर 12 दे रखा है अपने को, तो 5 की वैल्यू अपने को निकालनी है। 20 के बराबर 12 था तो 1 के बराबर 12/20 और 5 की वैल्यू दोस्तों निकालनी है अपने को, तो इसको 12/20 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 500 के 20, 12/4 का मतलब हो गया 3 लीटर। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर ये हो गया कि भाई 3 लीटर उस मिश्रण से निकालेंगे पानी का 3 लीटर जब निकाल देंगे ना, तब वो जो एसिड है वो 40% होएगा। आई बात समझ में? बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट। आप इस कंसेप्ट को बिल्कुल अच्छे से समझना। आपको जो ये है वो एसिड की मात्रा में कितना कमी ज्यादा, जो भी क्वेश्चन इस टाइप के, जो भी जहां भी क्वेश्चन मिले, बहुत ही व्यापक, बहुत ही अच्छे तरीके का क्वेश्चन है। हर एग्जाम में बहुत अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आप देखना ये कंसेप्ट जो है आपके समझ में आएगा। बिल्कुल इजी सा कंसेप्ट है, बस सिंपल सी ये चीज अपने को यही कंसेप्ट है कि चेंज कौन सा हो रहा है। चेंज जो चीज हो रही है उसको चेंज करना, मतलब जो स्थिर है, जो संख्या स्थिर है उसको बराबर करनी है, मतलब जो संख्या पहले थी वो की वो ही अब रहेगी। आए समझ में दोस्तों? देख लो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। जो भी आपको नहीं समझ में आए तो कल के उसमें आप जरूर, कल की वीडियो में आप जरूर इसमें मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि भाई ये चीज़ अपने को कम समझ में आई है, तो मैं ज़रूर आपको समझाने की कोशिश करूंगा। बहुत ही बढ़िया था दोस्तों। अब अपन ने परसेंटेज का टॉपिक लगभग कंप्लीट कर लिया है। एक क्वेश्चन का जो है टाइप और जरूर बच गया है, वो देखो, वो भी बहुत ही बार पूछा जाता है एग्जाम्स में। देखो क्या क्वेश्चन है, मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ। क्वेश्चन आप अच्छे से समझा करो, उसके बाद में सॉल्यूशन पे ध्यान दिया करो। देखो ये कहता है कि एक तरबूज में जो है 90% पानी है भाई। चलो 90 मत मानो, आप ये मान लो कि जो है वो ताजे फल में जो है 68% पानी है। ये कह रहा है एक तो है ताजे फल भाई, ताजे फल में कह रहा है कि 68% पानी है। ठीक है, 68% पानी है भाई, और जो बच गया उसमें 68 के बाद में जो 32% बच गया वो भाई जो भी फल है उसका कल्प है, जो भी है पल्प हो गया उसका। ये कहता है फिर सूखे फलों में 20% पानी है भाई। सूखे फल हैं मतलब कुछ सूख गए हैं, उसमें पानी की मात्रा कम होगी भाई। सूखे फलों में कह रहा है 20% पानी है, तो सूखे फलों में जो पल्प बच गया फ्रूट का वो ज्यादा हो गया ऑटोमेटिकली। ठीक है, फिर कहता है कि जो 75 किलोग्राम जो है, 75 किलोग्राम ताजा फलों से कितने सूखे फल बनाए जा सकते हैं भाई। क्वेश्चन ये है कि 75 केजी जो है वो ताजा फल है, उनमें से कितने सूखे फल प्राप्त किए जा सकते हैं। सूखे फल कितने प्राप्त किए जा सकते हैं, ये क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, एसएससी में बहुत बार इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, और अभी अभी ये क्वेश्चन एक कोई स्टेट गवर्नमेंट की एग्जाम में भी पूछा गया था। बिल्कुल उसमें डाटा चेंज था थोड़ा सा, बाकी आपका कंसेप्ट यही रहेगा। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। ये कह रहा है कि अपने पास ताजे फल हैं भाई, उसमें से तो कहता है कि 68% पानी है, मतलब वाटर कितना हो गया भाई, 68%। और जो फल है जैसे सेब है, तो सेब में मान लो कि पानी की मात्रा है 68%, तो सेब का जो और भाग बच गया, मतलब सेब की जो गिरी है या उसका पल्प है, अब उसको पल्प बोल सकते हैं, कि जो पल्प है वो कितना बच गया, 32। 68% पानी है तो 32% पल्प बच गया, मतलब इनका जो रेशियो है वो कितना हो गया, 17 चौक 68 और 8 चौके 32, मतलब 17:8 में हो गया भाई। अब कहता है कुछ जो सूखे फल हैं, सूखे फलों में भाई 20% पानी है, मतलब जो मात्रा है, मान लो ताजा फलों में पानी की मात्रा ज्यादा थी, पल्प तो वैसे का वैसे रहेगा, जितनी भाई जितना है उतने। जैसे मान लो कि सेब है, अब सेब में पानी मान लो कि मात्रा कम होगी तो उसका वजन कम हो गया, मतलब पल्प तो वो का वही बचेगा। तो मतलब अभी अभी अपन ने क्वेश्चन किया है कि स्थिर कौन सा है और चेंज कौन सा हो रहा है, वो आप समझने की कोशिश करो। ये कह रहा है सूखे फल में 20% पानी है, इसमें 20% पानी है, तो पल्प कितना हो गया भाई, 20 पानी है तो कितना हो गया सूखे फलों में 80%। ठीक है, मतलब रेशियो क्या हो गया इसका, 1:4। देखो दोस्तों, यहां तो 17:8 था ताजे फलों में। अब कहता है कि ये जो सूखे फलों में हो गए, सूख गए, उसके बाद उसमें है 1:4। मतलब दोस्तों ये हो गया कि यहाँ जो मात्रा है वो पानी की मात्रा चेंज हो रही है, मतलब जो पल्प है वो पहले का पहला सेम रहेगा,
ऑब्वियसली जैसे अपन ने अभी किया था नमक और पानी के घोल में, तो नमक जितना था उतना ही रहेगा। अपन ने किया था अभी एसिड और उसमें पानी के घोल में, तो भाई एसिड पानी निकाला था उसमें, तो एसिड अपने आप उतना क्या उतना। ऐसे ही इसमें क्या हुआ, तो ताजे फ्लो में जो है वो पानी जो है 17:8 था, पानी का मतलब मात्रा 17 थी, तो पल्प की मात्रा 8। फिर कहता है सूखे फलों में पानी की मात्रा चेंज होगी, मतलब पानी की मात्रा 1 होगी। मतलब बदल कौन सा रहा है भाई, चेंज कौन सा हो रहा है, वाटर, वाटर चेंज हो रहा है, तो भाई पल्प सेम हो रहा है। तो पल्प को अपने को यहाँ सेम करना है दोस्तों। सेम करने के लिए मतलब बराबर करने के लिए क्या हो गया, इस 8 है यहाँ पल्प, तो 8 यहाँ भी 8 होगा, तो 8 करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो तब 8 होगा। अब भाई इसको 2 से करेंगे तो ये भी 2 से मल्टीप्लाई होगा। मतलब कुल मिला के बात ये होगी कि जो अब रेशियो हो गया वो 2:8 हो गया। अगर 8 8 दोनों पल्प सेम हो गए ना, यही अपने को क्वेश्चन में दिया होता कि दोनों पल्प सेम, मतलब ऑटोमेटिकली उसने बोला नहीं है कि पल्प सेम है, तो आपको क्वेश्चन से समझना है कि वो चेंज कौन सा है, पानी हो रहा है, तो पानी को अपने को चेंज करना था भाई। ठीक है दोस्तों, अब ये कह रहा है 17 और 8 कितने हो गए 25। ये कह रहा है कि 75 kg ताजा फलों में कितने सूखे फल हो सकते हैं। भाई अगर 17 और 8 25 के बराबर अपने को 75 दे रखा है, 25 के बराबर 75 दे रखा है, तो ये कितनी वैल्यू है भाई, 8 और 2 10 सूखे फलों वाली। तो 10 के बराबर अपने को पूछा है, तो 25 के बराबर 75 है, तो 1 के बराबर 75/25, और 10 के बराबर कितना होगा भाई 75/25 इंटू 10, मतलब 25×75, तो 10 या 30। मतलब दोस्तों ये क्वेश्चन का अल्टीमेटली आंसर ये हो गया, अगर 75 किलोग्राम ताजा फल हैं तो उसमें से सूखे फल कितने मिलेंगे अपने को, 30 kg। मतलब यही वही कंसेप्ट जिसमें अपने को देखना था, अपने को समझना था कि चेंज कौन सा हो रहा है, पल्प हो रहा है या वाटर चेंज हो रहा है। तो दोस्तों सेल्फ अंडरस्टूड सी बात थी कि जो अगर पानी की मात्रा कम ज्यादा हो रही है, फलों में पानी कम हो रहा है, इसका मतलब पल्प तो सेम हो रहा है। सेम चीज से तो अपने को सेम चीज करने के लिए ये करना पड़ेगा। ये कंसेप्ट है दोस्तों, बहुत ही बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, अच्छे से समझ लेना, अच्छे से बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर कर लेना, आपको ऐसे क्वेश्चन में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये अपन ने दोस्तों परसेंटेज के टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। इसके अलावा मेरे हिसाब से कोई क्वेश्चन बचा नहीं है, किसी टाइप का क्वेश्चन बचा नहीं है। मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस कराए हैं इस टॉपिक में, आप अच्छे से मन लगा के पढ़ना। इसके अलावा परसेंटेज के टॉपिक से कोई बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, ये देख लेना। इसके अलावा कहीं से भी क्वेश्चन नहीं आएगा, इन्हीं कंसेप्ट से क्वेश्चन आएगा, सिर्फ डाटा आपको चेंज मिलेगा। ठीक है दोस्तों, चलो दोस्तों नमस्कार, अब मिलेंगे आगे वाले वीडियो में। ठीक है दोस्तों।